गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज जो मैं आपको हिंदी क्लास में जो है प्रीवियस चैप्टर्स जो आपके उपसर्ग प्रत्यय और आपके जो हिंदी व्याकरण में जो चैप्टर आपके सिलेबस में हैं उनको पढ़ाऊंगी। तो आपका उपसर्ग प्रत्यय चैप्टर तो मैं पढ़ा रिवीजन करा चुकी हूँ। आज मैं आपको जो है समास चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी क्योंकि आपका समास रह गया है। और रिवीजन बच्चों इसलिए भी होगा क्योंकि अगस्त में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। आपके एग्ज़ाम 15 अगस्त के बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। और मैं आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं आपके जैसे में से जो है आपका समाज चैप्टर को आज लूँगी, यानी आज उसका रिविज़न कराऊँगी। तो बच्चों सबसे पहले आप इस चैप्टर का वो सिलेबस का समझ लीजिए। आपके सिलेबस में क्या आ रहा है व्याकरण में, समास और उपसर्ग और प्रत्यय, 3 टॉपिक आपके सिलेबस में आ रहे हैं एग्जाम में। तो आप इनको ध्यान से रिवीजन करिएगा। और आपका पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, एमसीक्यू टाइप का फॉर्मेट होगा आपका। यानी एमसीक्यू में क्या होता है बच्चों, हमने एक क्वेश्चन दे दिया और उसके 4 ऑप्शन जो है होंगे और उसमें से जो सही आंसर होगा वही आपको टिक करना है। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं तो उसमें आपको जो ABCD करके भी आंसर मिल सकते हैं, तो आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है, उसी पर टिक करना है। और अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा। अगर राइट आंसर दे दिया तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि बच्चों इसमें जो है हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। टोटल आपका 20 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें हर नंबर ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स। तो बच्चों अगर आपने सही राइट आंसर दे दिया तो आपका फुल मार्क्स, और अगर आपने राइट आंसर नहीं दिया तो उसमें आधा नंबर का कोई चक्कर नहीं है, या तो फुल मार्क्स मिलेगा या फुल मार्क्स कटेगा। तो बच्चों आज मैं आपको फिर समास चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। तो देखिए बच्चों, समास किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसके स्थान पर नए शब्द बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे राधा और कृष्ण, तो राधा कृष्ण हो गया। समास की परिभाषा देखिए बच्चों, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 जो है द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। पहला समास हम समझते हैं अव्यय समास। जिस समास पद में पूर्व पद अव्यय हो और उसकी प्रधानता हो तो उस अव्यय के योग से समास पद भी अव्यय बन जाए तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आपका प्रतिदिन आपका पूर्व पद है, ये आपका अव्यय है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। आजीवन में आपका आ क्या है, आ भी आपका अव्यय है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी समास। सेकंड देखिए तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारकों की विभक्तियों का की के लिए आदि का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों इस समास में क्या होता है कि इसमें जो विभक्ति चिन्ह लगा होता है उसका लोप हो जाता है। तो पहला आप इसके जो है भेद भी हैं, 6 भेद हैं इसके। तो पहला भेद देखिए कर्म तत्पुरुष। इसका जो है कारक चिन्ह क्या है बच्चों, इसका कारक चिन्ह आपका को है। तो परिभाषा देखिए, इस समास में कर्म कारक की विभक्ति का को का लोप हो जाता है। जैसे आपका समस्त पद है देशगत, और इसको विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, देश को गत। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, को विभक्ति चिन्ह है, जो को आपका कारक चिन्ह है वो का उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देशगत। सेकंड देखिए करण तत्पुरुष समास। इस समास में करण कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, से या द्वारा का लोप हो जाता है। करण कारक का जो चिन्ह क्या है, से या द्वारा। तो देखिए जैसे आपका उदाहरण देखिए, समस्त पद गुण भरा, और इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, गुण से भरा। तो यहाँ पे से का क्या हो गया, लोप हो गया है। मन चाहा, मन से चाहा, तो से कारक चिन्ह का क्या हो गया, आपका लोप हो गया, क्या बन गया, मन चाहा। इस प्रकार देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह क्या है आपका, के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका उदाहरण समस्त पद जो है देशभक्ति, अब हम इसका विग्रह करेंगे क्या बन जाएगा, देश के लिए भक्ति।
तो जो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होकर क्या बन जाएगा, देशभक्ति। यानी इसमें व्यक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास की ये पहचान है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो यहाँ पे के लिए का लोप हो गया, क्या बन गया, पाठशाला। अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने पर के अर्थ का लोप हो जाता है। जैसे इस अपादान तत्पुरुष समास का जो है विभक्ति चिन्ह क्या है, से। ये क्या है, से अलग होने पर। हालांकि करण में भी आपका से लगा होता है, लेकिन उस से का अर्थ क्या होता है, उस से का अर्थ होता है कि जो है इसके से या द्वारा, यानी किसी से या किसी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो से अपादान तत्पुरुष समास में जो से लगा होता है वो होता है आपका प्रयोग होता है कोई वस्तु कोई चीज किसी से अलग हो रही है, तो वहाँ पे अपादान जो है अपादान तत्पुरुष समास होता है। यानी कोई चीज किसी से अलग होती है, तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता अलग हो गया। विद्यालय से बच्चे घर जाते हैं तो विद्यालय से बच्चे अलग हो गए। तो यहाँ अलग होने पर क्या है, अपादान तत्पुरुष समास होता है और इसका कारक चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह से अलग होने पर के अर्थ में। तो देखिए समस्त पद है आपका, जैसे पथ भ्रष्ट, तो पथ भ्रष्ट का हम विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, पथ से भ्रष्ट। तो हमने से का क्या कर दिया, लोप कर दिया, तो क्या बन गया, पथ भ्रष्ट। से क्योंकि चिन्ह है, कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, तो इसको लोप कर दिया तो क्या बन गया, पथ भ्रष्ट। इस प्रकार अगला देखिए ऋण मुक्त, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, ऋण से मुक्त। तो यहाँ पे से क्या, ऋण से मुक्त यानी ऋण से अलग होना, तो से आपका लोप हो गया तो क्या बनेगा, ऋण मुक्त। यानी से विभक्ति चिन्ह है तो ये से का लोप होकर बन गया आपका ऋण मुक्त। इस पे अगला देखिए संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में संबंध कारक की विभक्तियों का की के का लोप हो जाता है। जैसे आपको बच्चे पता ही होगा संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह कौन कौन से, विभक्ति चिन्ह जो कारक की विभक्तियों का चिन्ह कौन कौन से, का की के। इसमें एक संबंध दर्शाया जाता है। जैसे आपका समस्त पद क्या है, राजकुमार, तो यहाँ पे अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। तो का इसका जो है इस कारक की विभक्ति का चिन्ह है का, तो हमने इसका का क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या बन गया आपका राजकुमार। गंगा जल, तो इसको हमने विग्रह किया तो क्या बन जाएगा, गंगा का जल। तो का जो कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, उसका लोप होकर बन गया गंगा जल। अधिकरण तत्पुरुष समास देखिए बच्चों, इस समास में अधिकरण कारक विभक्तियों में पर का लोप हो जाता है। जैसे इसमें जो विभक्ति चिन्ह क्या है बच्चों, में और पर, तो इसमें क्या है, इस कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे में और पर का लोप होकर क्या बन जाएगा, जैसे आपका समस्त पद दे रखा है वनवास, तो वनवास में वन में वास, और तो क्या हो गया, में का क्या हो गया, लोप हो गया, क्या बन गया, वनवास। गृह प्रवेश, गृह में वास, तो यहाँ पे गृह में वास यानी कि आपका में क्या हो गया, लोप हो गया में का, और क्या बन गया, गृह प्रवेश। कर्मधारय समास देखिए बच्चों, कर्मधारय समास में क्या होता है बच्चों, इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है। जिस समस्त पद में एक पद जो है विशेषण होता है और दूसरा जो विशेष होता है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पे जो है आपका कर्मधारय समास होता है। और एक इसका हम दूसरी परिभाषा भी आपकी बनती है कि इसमें जो है एक पद उपमान होता है और एक पद जो है उपमेय होता है। वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए बच्चों, आपका समस्त पद क्या है, नीलाकंठ, तो यहाँ पे एक पद विशेष होता है, एक विशेषण होता है। तो कंठ क्या है आपका, कंठ जो है आपका विशेष है, यानी किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, कंठ की। तो वो कैसा है, तो वो कैसा है, वो जो है आपका नीला है, तो नीला क्या है वो आपकी इसकी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पे ये विशेषण हो गया। यहाँ पे आप परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या है कि जो है एक पद विशेष एक पद विशेषण होता है। तो आपका विशेषण जो पद है वो कौन सा है, वो आपका हो गया नीला, और कंठ क्या है आपका, कंठ विशेष है। तो बच्चों ये आपका, और इस तरह से एक और भी आपका उदाहरण नरोत्तम, तो नरोत्तम में क्या है, नरों में जो है उत्तम, यानी नर क्या है, नर जो है हम किसे कहते हैं, नर जो है हम उसको कहते हैं जो नरों में, यानी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, नर बोलते हैं। तो नरों में उत्तम, नरों में उत्तम का मतलब है कि सब नरों में उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। तो यहाँ पे नर की विशेषता क्या है, नर की विशेषता जो है आपकी जो है उत्तम होना।
तो यहाँ पे विशेषण क्या है, उत्तम, और नर क्या है आपका, विशेष है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का इंडिकेट हो रहा है। और इस प्रकार आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे इसमें परिभाषा दी है कि एक पद उपमान होता है और एक पद उपमेय होता है। तो यहाँ पे जो उपमान कौन सा है, जो जिसके बारे में बताया जाता है, जैसे कंठ है उपमान है, उसमें उपमेय किसकी दी जा रही है, इसमें उपमेय जो है उसके विशेषता क्या बताई जा रही है, नीला। तो ये हो गया आपका उपमेय। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और अगला आपका जो समास है वो है द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, वह द्वंद्व समास होता है। इस समास में समस्त पद का विग्रह करने पर एक योजक चिन्ह और आदि का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद आपका क्या है, माता पिता, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। तो हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, माता और पिता। इस बार गुण दोष, तो गुण और क्या है, गुण और दोष, इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, और गुण और दोष। और हम इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, गुण दोष। तो यहाँ पे जो विग्रह करने पर और लग जाता है, और बीच में जब हम विग्रह नहीं करते तो बीच में क्या लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। इस तरह से आप इस जो पहचान कर सकते हैं। और राम लक्ष्मण, ये भी आपका जो है द्वंद्व समास है। राधा कृष्ण द्वंद्व समास है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण बनेगा, राधा और कृष्ण। इस पर बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे अन्न जल है, अन्न और जल, आकाश पताल, आकाश और पताल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो और समस्त पद का समूह बोध कराए, वहाँ पे द्विगु समास होता है। इसकी पहचान ये है कि पहला पद यानी पूरा पद जो है, जो में समस्त जो है पूरा पद जो है समूह का बोध कराता है। सबसे पहले आप इसकी पहचान इस तरह से कर सकते हैं कि जो पूर्व पद होता है वो आपका संख्यावाचक होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, त्रिकोण, त्रिकोण में जो है आपका त्रि क्या है, संख्यावाचक शब्द है। तो वहाँ पे इसका क्या विग्रह क्या बनेगा, तीन कोणों का समूह। तो त्रि आपका संख्यावाचक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। पंचवटी, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, पंचवटों का समूह। और इसका पहला पद जो है आपका पंच यानी पांच, ये आपका संख्यावाचक है। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा समास है, ये द्विगु समास है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, ये समूह के रूप को दर्शाता है। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का समूह। तो चार, चतुर क्या है आपकी संख्यावाचक शब्द पद है। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, ये विग्रह आपका करेंगे तो नवरत्नों का समूह बनेगा। और नव क्या है, नौ यानी नौ संख्या का संकेत देता है, यानी पहला पद आपका क्या है, नव। तो ये आपका है संख्यावाचक। अगला देखिए बच्चों, बहुब्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में से कोई पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद का विग्रह करने पर अंत में जिसका, जिसकी, जिसके, जो, वाला, वाली आदि शब्द प्रयोग होते हैं, आते हैं। इसमें बच्चों, इसमें पुनः पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद, यानी ना ही पहले का पद प्रधान होता है, ना ही बाद के पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों के अतिरिक्त एक जो तीसरा जो अन्य पद होता है वो प्रधान होता है। और इसकी पहचान इस समास की क्या है कि इसमें जो है जिसका, जिसकी, जिसके, जो, वाला आदि शब्द आते हैं। जैसे देखिए आपका एक समस्त पद दे रखा है, दस आनंद। तो हम इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, दस है आनंद जिसके। तो जिसके भी आया, आप इससे पहचान कर सकते हैं। अर्थात इसमें तीसरा अन्य पद क्या निकला, अर्थात यानी रावण। तो ना ही पूर्व पद इसमें प्रधान है, ना ही उत्तर पद, और तीसरा अन्य पद हमारा क्या निकला, रावण। तो ये हो गया आपका, इस अन्य पद की क्या होती है, इसमें प्रधानता होती है। और आपकी पहचान ये भी है, जैसे जिसका लगा है यानी जिसका या जिसकी आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास आ जाएगा। त्रिनेत्र, त्रि है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। बच्चों यहाँ पे त्रिनेत्र से कंफ्यूज मत होइएगा कि आप समझो कि द्विगु समास है तो इसमें जो संख्यावाचक शब्द दे रखा है, लेकिन नहीं बच्चों, ये यहाँ पे आपका त्रिने है नेत्र जिसके, ये शिव है, शिव अर्थात अन्य आपका पद का निकला शिव। लंबा, लंबोदर, लंबा है उधर अर्थात जिसका, अर्थात गणेश। गजानन, गज का है आनंद, आनंद जिसका, कौन, अर्थात गणेश। तो अन्य पद आपका क्या है, गणेश निकला है। नीलाकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो बच्चों ये आपको बहुत आपके सारे समास हो चुके हैं।
अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको पेपर का फॉर्मेट तो पता ही चल गया कि आपके एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा और पेपर जो है आपका 20 मार्क्स का होगा और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और अगर आपने उसको सही कर दिया तो आपका 1 मार्क्स पूरा फुल मार्क्स मिलेगा और अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, क्योंकि इसमें आधे मार्क्स का कोई चक्कर नहीं है। हाफ मार्क्स का या तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा या फुल मार्क्स कटेगा। और बच्चों डेट शीट भी आपको पता ही चल गई है। आपके जो है 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों आप ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा, रिवाइज करिएगा और क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा ध्यान से। और जो है आप इसमें मैट्रिक्स से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए आपको सारा ही रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। थैंक यू।